रास बिहारी गुस्से में पैर पटकते हुए तेजी से बाहर निकल गए और उनके पीछे बिलास भी सुध-बुध खोए किसी जिंदा लाश की तरह बेबस कदमों से धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद विजया थके और कमजोर कदमों से अंदर आई और मेज पर सिर रखकर चुपचाप बैठ गई। उसका दिल भारी था और आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे। तभी दबे पांव दयाल बाबू कमरे में दाखिल हुए। दयाल बाबू का चेहरा शर्मिंदगी और दुख से भरा हुआ था। उन्होंने बेहद दुखी होकर कहा कि ये क्या अनर्थ कर बैठी मां, और वह भी मुझ जैसे एक अभागे बूढ़े इंसान के लिए। मैं तो शर्म, संकोच और आत्मग्लानि के मारे जमीन में गड़ा जा रहा हूं। विजया ने अपना सिर उठाया और भीगी आंखें पोंछते हुए हैरान होकर पूछा कि क्या आप अभी तक घर नहीं गए दयाल बाबू? दयाल बाबू ने भरभराई आवाज में कहा कि जा ही नहीं सका मां। पैरों में इतनी कंपकंपी छूट रही थी कि हिम्मत ही नहीं हुई। बरामदे के उस कोने में पड़े एक स्टूल पर बैठ गया था। बिलास बाबू और आपके बीच की बहुत सी बातें मेरे कानों में पड़ गई। विजया ने उदास स्वर में कहा कि न पड़ती तो ही अच्छा था, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं कही। बिलास बाबू को आपका अपमान करने का कोई हक नहीं था। दयाल बाबू ने खुद को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि हक क्यों नहीं था मां? जो काम मुझे समय पर पूरा करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। एक चिट्ठी भेजकर छुट्टी तक की अर्जी नहीं दी। क्या ये मेरी गलती नहीं? ऐसे में अगर मालिक को गुस्सा आ जाए तो इसमें ताज्जुब कैसा? मालिक शब्द सुनते ही विजया के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसने कड़े स्वर में पूछा कि कौन मालिक? बिलास बाबू। उसने आगे कहा कि खुद को इस जमींदारी की मालकिन कहते हुए मुझे संकोच होता है दयाल बाबू, लेकिन अगर इस घर और रियासत पर किसी का मालिकाना हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी दूसरे का नहीं। दयाल बाबू ने हाथ जोड़कर समझाया कि गुस्से में भी ऐसी बात जुबान पर नहीं लानी चाहिए। हम सभी तो यही जानते हैं कि जैसे आप हमारी मालकिन हैं, वैसे ही बिलास बाबू भी हमारे मालिक हैं। विजय ने दो टूक जवाब दिया कि आप लोगों की ये समझ बिल्कुल गलत है। मेरे सिवा इस घर का कोई दूसरा मालिक नहीं है। दयाल बाबू ने उसे शांत करते हुए कहा कि धीरज रखिए मां। बिलास बाबू थोड़े गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के जरूर हैं। जरा सी बात पर आपा खो बैठते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं होता। हर किसी में कोई न कोई कमी होती ही है। फिर दयाल बाबू ने नलिनी का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में नलिनी की सोच मुझसे बिल्कुल अलग है। उस दिन जब आप बीमारी में बिस्तर पर पड़ी थी और आपके कमरे में नरेन बाबू का अपमान हुआ था, तो ये सुनकर नलिनी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसका कहना था कि इस सारे झगड़े की असली वजह बिलास बाबू की ईर्ष्या और जलन है। विजया ने चौंक कर पूछा कि जलन? आखिर किस बात की जलन दयाल बाबू? दयाल बाबू ने झिझकते हुए बताया कि न जाने क्यों नलिनी को ऐसा लगता है कि आपके दिल में नरेन बाबू के लिए कोई दया या खास हमदर्दी है, और यही बात बिलास बाबू से किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं हो रही है। विजया का दिल ये सुनकर तड़प उठा। उसने बेबसी से कहा कि लेकिन मैंने उन पर कभी कोई दया तो नहीं की। मेरे किसी भी काम या बात से उनके लिए कोई दया या एहसान तो कभी जाहिर नहीं हुआ दयाल बाबू। दयाल बाबू ने हामी भरते हुए कहा कि मैं भी तो नलिनी से यही कहता हूं कि दया तो विजया सभी पर करती है, मुझ जैसे गरीब पर भी क्या उनकी कम दया है। विजया ने अपनी पीड़ा दबाते हुए कड़वे सच का इजहार किया कि आप लोग चाहें तो इसे दया का नाम दे सकते हैं, लेकिन नरेन बाबू ऐसा कभी नहीं कह सकते। सच तो यह है कि मेरे हाथों उन्हें बार बार सिर्फ मेरी बेरुखी, कठोरता और निष्ठुरता ही देखने को मिली है। आप ही बताइए, क्या ये सच नहीं है? दयाल बाबू सकुचाते हुए बोले कि नहीं मां, ऐसा नहीं है। पर हां, नरेन खुद भी कुछ ऐसा ही सोचता है। उस दिन जब आपने कालीपद के हाथ उसका माइक्रोस्कोप मेरे घर भिजवाया था, तो नरेन ने पूछा था कि मालकिन ने इसके कितने पैसे मांगे हैं। कालीपद ने कहा कि उन्होंने पैसों की कोई बात नहीं की, बस यूं ही ले जाने को कहा है। नरेन ने हैरान होकर पूछा कि यूं ही का क्या मतलब? तो कालीपद ने कह दिया कि हां, ऐसे ही ले जाइए,
शायद पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दयाल बाबू ने आगे बताया कि किसी के लिए भी ये बात पचाना मुश्किल था। जरूर कालीपद ने बात समझने में कोई भूल की थी। लेकिन ये सुनते ही नरेन का स्वाभिमान जाग उठा और वो गुस्से में आ गया। उसने कालीपद से दो टूक कह दिया कि जाकर अपनी मालकिन से कह दो कि मुझे किसी के दान या भीख की जरूरत नहीं है और न ही मुझ पर तंज कसने की जरूरत है। ये सामान वापस ले जाओ। विजया ने धीमी आवाज में सिर झुकाकर कहा कि ये बात मुझे कालीपद ने बताई थी। दयाल बाबू ने बात आगे बढ़ाई कि तब नलिनी ने नरेन को टोकते हुए समझाया था। नलिनी का मानना था कि विजया ने यह सोचकर सामान भेजा होगा कि नरेन का काम पैसों की तंगी की वजह से रुक न जाए। न तो ये कोई खैरात थी और न ही कोई मजाक। विजया ने सोचा होगा कि नरेन से तुरंत नकद पैसे लेने के बजाय वो जब समर्थ होगा तब बाद में कभी चुका देगा। दयाल बाबू ने विजया से पूछा कि सच बताइए मां, क्या यही बात नहीं थी? विजया ने नजरें चुराते हुए कहा कि मैं खुद नहीं जानती दयाल बाबू। उस वक्त मैं बहुत तेज बुखार और बीमारी में थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था। दयाल बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन नलिनी का पक्का यकीन है कि बात यही थी। नलिनी कहती है कि नरेन जैसे भले अपनी ही धुन में रहने वाले और निस्वार्थ इंसान को बिलास बाबू के सिवा कोई दूसरा कभी जलील नहीं कर सकता। लेकिन नरेन का मन किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं हुआ। नरेन ने कहा कि जिस लड़की ने मेरी घोर तंगहाली के दिनों में वही चीज महज 200 रुपए में खरीदी और 2 ही दिन बाद अपने ही मुंह से पूरे 400 रुपए मांग लिए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे बड़े घर के अमीर लोग हैं, उनके पास अकूत दौलत है, इसलिए हम जैसे लाचार और बेबस लोगों का मजाक उड़ाने में ही उन्हें आनंद मिलता है। दयाल बाबू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि खैर, इन कड़वी बातों को जाने दीजिए मां। मैं आप दोनों से ही बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए इन बातों से मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती है। फिर कुछ पल खामोश रहकर दयाल बाबू ने बताया कि नरेन ने उस दिन के अपमान के लिए बिलास बाबू को सच्चे दिल से माफ कर दिया है। वो इतना सीधा और दुनियादारी से बेखबर इंसान है कि जब पूरे गांव में आपकी और बिलास बाबू की शादी की बात फैल चुकी थी, तब भी उसे कुछ नहीं पता था। उस दिन जब रासबिहारी बाबू उसे आपके कमरे से बाहर ले गए और ये खबर सुनाई, तो वह एकदम सन्न रह गया। लेकिन जैसे ही उसे बिलास बाबू के गुस्से की असली वजह समझ आई, उसने उसी पल बिलास को दिल से माफ कर दिया। नरेन को बस आज तक इस बात की हैरानी है कि बिलास बाबू ने उस जैसे बेघर, गरीब और बदकिस्मत इंसान को शक की नजर से देखा ही क्यों? उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? दयाल बाबू ने कहा कि मैं भी यही सोचता हूं। बस एक नलिनी है जो ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती, सिर्फ रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा देती है। विजया ने उत्सुकता से पूछा कि सब कुछ सुनकर नलिनी क्या कहती है? दयाल बाबू ने बताया कि वो कुछ बोलती नहीं, बस मुंह दबाकर मुस्कुरा देती है। फिर दयाल बाबू ने बताया कि नलिनी आज ही कलकत्ता लौटने वाली है और जाने से पहले एक बार विजया से मिलने जरूर आएगी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वो किसी भी पल आती ही होगी, या शायद नरेन का इंतजार कर रही होगी। विजया की धड़कनें एकाएक बढ़ गई। उसने पूछा कि क्या आज नरेन बाबू का भी कलकत्ते से यहां आने का कोई कार्यक्रम है? दयाल बाबू ने बताया कि हां, वे मेरी पत्नी को देखने आने वाले हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो ये है मां, कि अगर नरेन सचमुच कलकत्ता छोड़कर हमेशा के लिए चला गया तो क्या होगा? विजया का दिल कांप उठा। उसने घबराकर पूछा कि क्या उनके कहीं दूर जाने की बात चल रही है? दयाल बाबू ने भारी मन से बताया कि हां, परसों ही वो कह रहा था कि अब उसका यहां रहने का कोई इरादा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में कहीं नौकरी की बात चल रही है। जैसे ही पक्की खबर आएगी, वो रवाना हो जाएगा। विजया के मुंह से बेसाख्ता निकला कि इतनी दूर। दयाल बाबू ने नम आंखों से कहा कि हमने भी उसे यही समझाया था, लेकिन उसने उदास होकर जवाब दिया कि मेरे लिए दूर क्या और पास क्या, क्या अपना देश और क्या परदेश। जब कोई अपना है ही नहीं तो सब बराबर है। यह सुनकर मेरा भी दिल भर आया कि सचमुच यहां उसका अपना है ही कौन जो उसे रोक कर रखे। लेकिन सोचकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दयाल बाबू उठते हुए बोले कि चलिए मां,
अब मैं चलता हूं, घर पर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। विजया ने बेचैन होकर कहा कि लेकिन घर जाने से पहले एक बार मुझसे मिलकर जरूर जाइएगा, यूं ही मत चले जाइएगा। उसी पल सेवक कालीपद ने तेजी से कमरे में कदम रखा। उसने दयाल बाबू की ओर देखकर कहा कि बाहर डॉक्टर साहब आए हैं और वे आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। दयाल बाबू हैरान रह गए कि डॉक्टर, हमारा नरेन, वो मुझसे मिलने सीधे यहां चला आया। कालीपद ने विजया की तरफ रुख करते हुए पूछा कि क्या डॉक्टर साहब को नीचे वाले कमरे में बिठा दूं या फिर उन्हें जाने के लिए कह दूं? जाने के लिए कह दूं। सुनते ही विजया तड़प उठी। उसने कालीपद को डांटते हुए कहा कि जाने को क्यों कहेगा? जा, दौड़कर जा और उन्हें सीधे इसी कमरे में ऊपर बुलाकर ला। विजया का ये हुक्म सुनकर दयाल बाबू असमंजस में पड़ गए। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या नरेन को सीधे यहां ऊपर बुलाना ठीक रहेगा मां? विजया ने स्वाभिमान से कहा कि मेरे अपने घर में भले और बुरे का फैसला करने का भार मुझ पर ही रहने दीजिए। दयाल बाबू ने झेंपते हुए कहा कि नहीं मां, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर कहीं बिलास बाबू को इस बात की भनक लग गई तो। विजया ने बात काटकर साफ कहा कि मैं तो चाहती हूं कि उन्हें ये बात सुनाई पड़े। इससे उन्हें अपनी सही हैसियत और जगह का ठीक ठीक अंदाजा हो जाएगा। तभी सेवक कालीपद खाली हाथ कमरे में लौटा। उसने बताया कि डॉक्टर साहब ऊपर नहीं आए, बल्कि वापस लौट गए। दयाल बाबू ने हैरान होकर पूछा कि लौट गए? पर क्यों? कालीपद ने बताया कि डॉक्टर साहब ने पूछा था कि क्या मिस दास, नलिनी यहां मौजूद है। जब मैंने कहा कि नहीं, तो वे बोले कि फिर यहां आने की कोई जरूरत नहीं, उनसे वही दयाल बाबू के घर पर ही मुलाकात हो जाएगी। इतना कहकर वे चले गए। दयाल बाबू ने पूछा कि क्या तुमने उनसे ये नहीं कहा था कि मालकिन ने उन्हें ऊपर बुलाया है? कालीपद ने जवाब दिया कि मैंने कहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आज उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, उन्हें शाम 6 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस लौटना है। अगर आगे कभी वक्त मिला तो किसी और दिन आकर मिल लेंगे। दयाल बाबू ने विजया के सामने सफाई देते हुए कहा कि न जाने क्या बात है, नरेन का स्वभाव ऐसा रूखा तो बिल्कुल नहीं है, शायद सचमुच उसे बहुत जल्दी होगी। विजया का मन भीतर तक उदास हो गया। उसने कालीपद को वहां से जाने का इशारा किया। कालीपद जैसे ही मुड़ा, अचानक सकपकाकर पीछे हट गया। उसने फुसफुसाते हुए बताया कि बड़े मालिक यानी रासबिहारी बाबू आ रहे हैं। इतना कहकर वह चुपके से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। मंथर गति से चलते हुए रासबिहारी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर झूठी मिठास लाते हुए कहा कि अरे विजया बेटी, दयाल बाबू भी यही बैठे हैं, बैठो बेटी, बैठो। दयाल बाबू ने आदर से सिर झुकाकर प्रणाम किया और विजया खड़ी हो गई। रासबिहारी के कुर्सी पर बैठते ही विजया भी अपनी जगह बैठ गई। रासबिहारी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई। वे तो और पहले आ जाते, लेकिन अचानक बिलास को लू लग गई। सिर और मुंह पर ठंडा पानी डालकर जब पंखा झला, तब जाकर उसकी तबीयत थोड़ी संभली। रासबिहारी ने कहा कि बिलास के मुंह से सारी बात सुनकर वे सीधे यहां आ रहे हैं। जब दयाल बाबू ने बीच में कुछ बोलना चाहा, तो रासबिहारी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने ढोंग रचते हुए कहा कि नहीं दयाल बाबू, आप कुछ मत कहिए। जो इंसान आप जैसे ईश्वर भक्त और सीधे सादे संत पुरुष का अपमान कर सकता है, उसके पक्ष में कोई दलील नहीं दी जा सकती। माना कि आपके काम में थोड़ी ढिलाई हो गई थी, लेकिन उससे क्या होता है? अंग्रेज लोग भले ही बिलास के काम और कर्तव्यनिष्ठा की तारीफ करें, पर हम तो अंग्रेज नहीं हैं कि काम ही हमारी पूरी जिंदगी बन जाए। फिर रासबिहारी ने बड़ी मक्कारी से विजया की तरफ रुख किया और बोले कि देखिए दयाल बाबू, ऊपर वाले का इंसाफ देखिए। बिलास को सजा भी किससे मिली? उसी से मिली जो उसकी धर्म पत्नी बनने वाली है, जिसकी आत्मा बिलास से अलग नहीं है। फिर विजया को आशीर्वाद देते हुए बोले कि जुग जुग जियो बेटी, यही तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूं। रासबिहारी ने आगे कहा कि वे तो यही सोचकर हैरान हैं कि मुझ जैसे सीधे सादे और दुनियादारी से बेपरवाह इंसान का बेटा होकर बिलास इतना पक्का सांसारिक और कामकाजी इंसान कैसे बन गया।
दयाल बाबू ने बिलास का पक्ष लेते हुए कहा कि इसमें बिलास बाबू का कोई दोष नहीं है, गलती मेरी ही थी। इतनी कम उम्र में उनके भीतर काम को लेकर जो लगन और पक्का इरादा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मुझे बिल्कुल सही बात ही कही थी। रासबिहारी ने दिखावटी नाराजगी से कहा कि सही बात? ऐसी बात कहकर आप मेरा दिल दुखा रहे हैं दयाल बाबू। आप ज्ञानी हैं, लेकिन उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं। दुनिया में किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। बिलास काम को लेकर अंधा हो जाता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो किसी बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति का मान भी न रखे? अपने बेटे का पक्ष लेकर मेरे मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। दयाल बाबू ने हाथ जोड़कर कहा कि धन्य है आप। रासबिहारी ने विजया से कहा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ बेटी। बिलास को आज अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक तुम्हारे ही हाथों मिलना था। फिर उन्होंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि अरे, शाम के 4 बज गए, अभी बहुत काम बाकी है, अब हम चलते हैं। दयाल बाबू भी उनके साथ उठ खड़े हुए, लेकिन दरवाजे तक जाकर रासबिहारी अचानक रुक गए और वापस आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि असली बात तो कहना ही भूल गया। बेटी विजया, तुम्हें अपने इस बूढ़े काका की एक विनती माननी होगी। विजया ने पूछा कि बताइए क्या बात है। रासबिहारी ने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा कि बिलास शर्म, दर्द और पछतावे की आग में जल रहा है, लेकिन तुम्हें इस वक्त थोड़ा कठोर बनना होगा। ऐसा न हो कि वह आकर माफी मांगे और तुम तुरंत पिघल जाओ। उसकी सजा पूरी होनी चाहिए। कम से कम एक दिन तो उसे इस दुख की भट्टी में तपने दो। विजया ने फिक्र से पूछा कि क्या बिलास बाबू अचानक बीमार पड़ गए हैं? रासबिहारी ने बात छिपाने का नाटक करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें यह सब सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। विजया ने तुरंत कालीपद को आवाज दी। कालीपद के आते ही उसने हुक्म दिया कि बिलास बाबू अगर दफ्तर में हो तो उन्हें तुरंत यहां बुला लाओ। कालीपद, जी मालकिन, कहकर चला गया। रासबिहारी ने चेहरे पर बनावटी लाचारी लाते हुए दयाल बाबू से कहा कि देखा दयाल बाबू, मुझे इसी बात का डर था। विजया सुन लेगी कि बिलास तकलीफ में है तो उसका दिल पिघल जाएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था, पर मुंह से निकल ही गया। लेकिन मां विजया तो साक्षात करुणा की मूरत है, भला उसे कौन रोक सकता है। तभी कालीपद लौटकर आया और उसने बताया कि छोटे बाबू घर जा चुके हैं। उन्हें बुलाने के लिए आदमी को उनके घर भेजा गया है। रासबिहारी ने फौरन एक नया पासा फेंका कि अरे, बातों बातों में हम एक बहुत बड़ा काम भूल रहे थे। आज साल का पहला दिन है और हमने कितने दिनों से सोच रखा था कि आज के शुभ दिन हम दोनों मिलकर मां विजया को दिल खोलकर आशीर्वाद देंगे। बहुत अच्छा हुआ कि बिलास को बुलाने आदमी चला गया है, ये भी ईश्वर की मर्जी है। रासबिहारी ने दयाल बाबू से कहा कि चलिए, तब तक हम आशीर्वाद की तैयारियां पूरी कर लेते हैं, और जैसे ही बिलास आएगा हम सब मिलकर विजया पर अपनी शुभकामनाएं बरसाएंगे। इतना कहकर रासबिहारी और दयाल बाबू कमरे से बाहर चले गए। विजया अकेले बैठकर मेज पर बिखरे कागजात और चिट्ठियों को समेटने लगी। तभी कालीपद ने दरवाजे के पर्दे से सिर अंदर करके धीरे से कहा कि मां, डॉक्टर साहब आए हैं, और इतना कहकर वो हट गया। अगले ही पल नरेन अपनी टोपी और छड़ी एक तरफ रखते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं रास्ते से लौट आया। सोचा कि आप इतनी तेज मिजाज की इंसान हैं, अगर नहीं आता तो शायद भयानक गुस्सा हो जाती। विजया ने तिनक कर पूछा कि भयानक गुस्सा होकर मैं आपका क्या बिगाड़ लेती? नरेन ने हंसते हुए कहा कि आप क्या बिगाड़ सकती हैं? सवाल ये नहीं है, बल्कि आप क्या नहीं कर सकती, असली बात यह है। लेकिन वाह, मेरी दवा का तो आप पर बहुत ही शानदार असर हुआ दिख रहा है। विजया ने कटाक्ष किया कि आपको कैसे पता चला कि यह आपकी दवा का ही असर है? मुझे देखकर पता चला या किसी से सुनकर? नरेन ने कहा कि सुनकर। क्या आपने दयाल बाबू से नहीं सुना कि मेरी दवा खाने तक की जरूरत नहीं पड़ती? मरीज सिर्फ पर्ची को देखकर अगर फाड़ भी दे तो भी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। ये कहकर नरेन जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। विजया भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई।
उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तो क्या बाकी की आधी बीमारी ठीक करने के लिए आप रास्ते से वापस लौट आए हैं, लेकिन उधर बेचारी नलिनी तो दयाल बाबू के घर पर आपकी राह देख रही होगी। नरेन ने सिर हिलाकर कहा कि हां, दयाल बाबू की पत्नी को भी देखने जाना है, लेकिन सच कहूं, आपने बिलास बाबू के साथ जो तमाशा किया वो तो कमाल का था। छी छी, ये क्या कर डाला आपने? और ये कहकर वो फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। विजया ने चौंक कर पूछा कि इतनी जल्दी ये बात आपको किसने बताई? नरेन ने हंसते हुए बताया कि दयाल बाबू ने, अभी नीचे सीढ़ियों पर ही उनसे मुलाकात हुई थी। नरेन ने हंसते हुए कहा कि आपने बहुत गलत किया, सचमुच बहुत बुरा किया। विजया ने गंभीर होकर पूछा कि गलती मेरी थी, लेकिन आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? नरेन ने तुरंत अपनी हंसी रोकी और संजीदा बनते हुए कहा कि खुश नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच है कि सुनते ही पहले मुझे थोड़ा मजा आया, लेकिन बाद में सचमुच बहुत अफसोस हुआ। बिलास बाबू का मिजाज भी आपकी ही तरह बहुत गर्म है। भविष्य में तो आप दोनों के बीच दिन रात महाभारत मची रहेगी। विजया ने चुभती हुई आवाज में कहा कि आप तो यही चाहते हैं। नरेन ने जीभ काटते हुए बड़ी शर्मिंदगी से कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहिए। सुनकर मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ है। बिलास बाबू का गुस्सा भले ही खराब हो, पर आपका भी आपा खोकर उन्हें इस तरह अपमानित करना बिल्कुल गलत था। सोचिए तो, जब ये बात बाहर फैलेगी तो कितनी बदनामी होगी। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया। विजया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि और इसीलिए आप अपनी खुशी और हंसी नहीं दबा पा रहे हैं। नरेन ने बहुत गंभीर होकर कहा कि आप बार बार ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा यकीन कीजिए, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। उस दिन बीमारी के वक्त मुझे आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बुखार के नशे में आपने एक मामूली सी बात कह दी थी और उसी पर बिलास बाबू इतना भड़क उठे। पहले तो उनका वो भयानक गुस्सा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था, लेकिन बाद में जब बाहर आकर रासबिहारी बाबू ने मुझे सब कुछ समझाया, रासबिहारी बाबू ने मुझे जो समझाया उसका इशारा भी जलन और ईर्ष्या की तरफ ही था। मिस नलिनी ने भी साफ साफ कहा कि ये सिर्फ बिलास बाबू की ईर्ष्या है, और दयाल बाबू ने भी उसी बात में अपनी सहमति जताई। ये सब सुनकर मैं तो शर्म के मारे गड़ा जा रहा था। लेकिन सच कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दुनिया के इतने सारे लोगों के बीच मुझ जैसे मामूली और फकीर इंसान से बिलास बाबू को भला किस बात की जलन हो सकती है। नरेन ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा कि आप जरूरत पड़ने पर हर किसी से बातचीत करती है, तो इसमें बिलास बाबू को इतना बड़ा गुनाह क्या नजर आ गया? खैर, जो हुआ सो हुआ। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा। और हां, वो बांग्ला में क्या कहते हैं, अभिनंदन। मैं भी अपनी तरफ से आपको आपकी शादी की बधाई और शुभकामनाएं देकर जा रहा हूं। आप दोनों हमेशा खुश रहें। विजया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और रुंधे गले से कहा कि बधाई आज मत दीजिए, बल्कि उसी दिन आकर हम दोनों को आशीर्वाद दीजिएगा। नरेन ने हिचकिचाते हुए कहा कि उस दिन, पर क्या मैं तब तक यहां रुक पाऊंगा? विजया ने तड़पकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने रासबिहारी बाबू को वचन दिया है, आपको उस दिन शादी में रहना ही पड़ेगा। नरेन ने कहा कि वचन तो नहीं दिया था, पर मेरा दिल रुकने को जरूर करता है। अगर मैं यहां रहा तो शादी में जरूर आऊंगा। विजया ने चुपके से अपनी भीगी आंखें पोंछ ली। तभी नरेन ने बात बदलते हुए कहा कि अच्छी बात याद आई, मुझे आपसे एक और माफी मांगनी है। उस दिन आपने अचानक कालीपद के हाथ वो माइक्रोस्कोप मेरे पास क्यों भिजवाया था? विजया ने कहा कि आपकी अमानत थी और आपने खुद ही तो उसे वापस मांगा था। नरेन ने झेंपते हुए कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपने उसकी कीमत तो बताई नहीं थी। अगर कीमत बता दी होती तो बात कुछ और होती। विजया ने तल्खी से कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मेरी उस भूल की सजा देने में आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेन ने हैरान होकर कहा कि लेकिन कालीपद ने आकर कहा था कि। विजया ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए भर भराई आवाज में कहा कि कालीपद ने जो भी कहा हो, पर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझमें आपको खैरात या तोहफा देने का घमंड हो सकता है?
और अगर मान लीजिए कि मैंने सचमुच ऐसा किया भी था, तो आपने खुद आकर मुझे सजा क्यों नहीं दी? एक मामूली नौकर के जरिए भरी महफिल में मेरी बेइज्जती क्यों करवाई? आखिर मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था? ये कहते कहते विजया का गला पूरी तरह रुंध गया और आवाज टूट गई। वो अपनी आंखों के आंसू छिपाने के लिए झटके से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। नरेन का दिल भी पसीज गया। उसने संकोच से कहा कि मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। बाद में मैंने इस पर बहुत सोचा। सच कहूं तो ये ईर्ष्या और जलन बड़ी भयानक बीमारी है। ये सिर्फ खुद के अंदर ही नहीं भड़कती, बल्कि छूत की बीमारी की तरह दूसरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। आज तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बिलास बाबू को मुझसे जलने की कोई वजह नहीं है, लेकिन उस दिन जब नलिनी के मुंह से मैंने ईर्ष्या शब्द सुना, तो वो बात मेरे कानों में तीर की तरह चुभ गई और मैं उसे लाख कोशिशों के बाद भी भुला नहीं पा रहा था। विजया ने खिड़की की तरफ मुंह किए ही पूछा कि फिर आपने उस बात को दिल से कैसे निकाला? नरेन ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा कि बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत दुख झेलकर। मेरे मन में बस यही ख्याल बार बार आता था कि बिना वजह तो कोई किसी से नहीं जलता, जरूर इसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। मैं सच कह रहा हूं। उसके बाद कई दिनों तक मैं 24 घंटे सिर्फ आपके ही बारे में सोचता रहा। बीमारी और बुखार के नशे में कही गई आपकी वे कातर बातें बार बार मेरे कानों में गूंजती रहीं। तभी तो मैंने कहा कि ये कैसा छूत का रोग है। सारे कामकाज धरे के धरे रह गए और दिन रात बस आपका ही ख्याल मेरे जहन में घूमता रहा। भला इसकी क्या जरूरत थी? और तो और सिर्फ आपको एक नजर देखने के लिए मैं 2-3 दिन लगातार इस रास्ते से चक्कर काटता रहा। सच कहूं तो कुछ दिनों के लिए मेरे सिर पर एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया था। इतना कहकर नरेन जोर से हंसने लगा, लेकिन विजया से ये मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बिना एक शब्द बोले तमतमाते चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नरेन उसके जाने के रास्ते को अचरज से देखता ही रह गया। उसने खुद से कहा कि अरे ये क्या हो गया? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पर इतना गुस्सा आ गया? तभी कालीपद कमरे में आया। उसने नरेन से कहा कि आप कहीं मत जाइएगा डॉक्टर साहब, मां ने कहा है कि आप चाय पीकर ही जाएंगे। नरेन ने हाथ हिलाकर मना किया कि नहीं नहीं, मालकिन से कह दो कि मैं चाय दयाल बाबू के घर पर ही पीऊंगा। कालीपद ने कहा कि अगर आप बिना पिए गए तो मां बहुत दुखी होंगी। नरेन ने कहा कि नहीं, वे दुखी नहीं होंगी। जाकर कह दो कि आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। कालीपद ने जाते जाते कहा कि मैं कह तो दूंगा, पर मां आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। कालीपद एक दरवाजे से बाहर निकला ही था कि दूसरे दरवाजे से विजया कमरे में वापस आ गई। नरेन ने उसे देखते ही पूछा कि आप इस तरह अचानक उठकर क्यों चली गई थी? विजया ने रुखाई से पूछा कि कैसे चली गई थी, मैं जरा सुनूं तो। नरेन ने कहा कि ऐसे जैसे बहुत नाराज हो गई हो। विजया ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब अब आपकी आंखों की नजर खुलने लगी है। खैर, अब अपनी उस पागलपन की भूत वाली कहानी तो पूरी कीजिए। नरेन ने अनजान बनते हुए पूछा कि कौन सी भूत की कहानी? विजया ने चुभती आवाज में कहा कि वही पागल भूत जो कुछ दिनों के लिए आपके सिर पर सवार था। वो भूत अब उतर गया या अभी भी वही अटका है? नरेन ने मुस्कुराकर कहा कि अरे वाह, हां, वो भूत तो अब पूरी तरह उतर चुका है। विजया ने कटाक्ष किया कि चलिए, शुक्र है आपकी जान बची, वरना न जाने कितने दिनों तक वो भूत आपको इस रास्ते पर यूं ही दौड़ाता रहता। तभी कालीपद ने अंदर आकर विजया से कहा कि डॉक्टर साहब चाय पीने से मना कर रहे हैं। विजया ने कालीपद को डांटते हुए कहा कि मना क्यों कर रहे हैं? जा, तू चुपचाप चाय का इंतजाम करने को कह। कालीपद चला गया। नरेन ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कीजिए, आज मैं यहां चाय नहीं पी पाऊंगा। विजया ने जिद करते हुए कहा कि क्यों नहीं पी पाएंगे? आपको चाय पीकर ही जाना होगा। नरेन ने सिर हिलाकर मना किया कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैंने उस दिन दयाल बाबू के परिवार को जुबान दी थी कि आज आकर उनके यहां ही चाय नाश्ता करूंगा। अगर नहीं गया तो वे लोग बहुत बुरा मानेंगे।
विजया ने त्योरी चढ़ाकर पूछा कि वे लोग कौन? दयाल बाबू की पत्नी या फिर नलिनी? नरेन ने कहा कि दोनों को ही दुख होगा। शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ खास इंतजाम भी कर रखा होगा। विजया के मन में एक टीस उठी। उसने कहा कि इंतजाम की बात छोड़िए, पर क्या इस दुनिया में दुख होने का ठेका सिर्फ उन्हीं दोनों ने ले रखा है? कोई दूसरा इंसान दुखी नहीं हो सकता? नरेन ने हंसते हुए पूछा कि दूसरा कौन? दयाल बाबू? अरे नहीं, वे तो बहुत सीधे सादे और भले इंसान हैं। उनसे कोई डर नहीं है, लेकिन वे दोनों बहुत गुस्सा हो जाएंगी। विजया ने सीधा वार करते हुए कहा कि वे दोनों कोई नहीं है नरेन बाबू, असल में सिर्फ नलिनी है। यहां चाय पीकर गए तो नलिनी नाराज हो जाएंगी। सीधे सीधे कहिए न कि आपको सिर्फ नलिनी का डर सता रहा है। बोलिए, क्या ये सच नहीं है? नरेन ने भी पलटकर कहा कि गुस्सा होने में आप भी किसी से कम नहीं हैं। अगर आपको जुबान देकर मैं उनके यहां खा आता, तो क्या आप मुझ पर कम गुस्सा होती? विजय ने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि हां, तो जाइए, जल्दी जाइए, आपको बहुत देर हो रही है। अब मैं आपको और नहीं रोकूंगी। नरेन ने घड़ी देखकर कहा कि हां, देर तो सचमुच हो गई है। शायद वापसी की 7 बजे वाली ट्रेन भी छूट जाएगी। विजया ने ताना मारा कि छूटेगी क्यों नहीं? क्या अब से लेकर 7 बजे तक नलिनी आपको जबरदस्ती बिठाकर खिलाती रहेंगी? यहां तो आप जरा सा खाकर ही हाथ पीछे खींच लेते हैं। लाख मिन्नतों के बाद भी बात अनसुनी करके उठ खड़े होते हैं। नरेन ने सिर पकड़ते हुए कहा कि यह तो सरासर उल्टा इल्जाम है। दुनिया में जबरदस्ती खिलाने की ऐसी बीमारी आपके सिवा और किसमें होगी? और आपकी बात अनसुनी करने की हिम्मत भला कौन कर सकता है? लोग तो आपके डर के मारे ही थरथर कांपते हैं। विजया ने कहा कि लेकिन आपको तो मेरा कोई डर नहीं है, तभी तो इतनी आसानी से मेरी बात ठुकरा कर जा रहे हैं। नरेन ने सफाई दी कि ठुकरा कर नहीं जा रहा हूं, उन्हें वचन दे चुका हूं, इसलिए जा रहा हूं। और सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं, नलिनी को डॉक्टरी की एक किताब में कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, वे भी समझानी है। विजया ने चौंक कर पूछा कि कैसी किताब? नरेन ने बताया कि डॉक्टरी की किताब। नलिनी की इच्छा है कि बीए पास करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले, इसलिए जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उसकी मदद कर देता हूं। विजया ने कड़वाहट से पूछा कि तो क्या आप उसके प्राइवेट ट्यूटर हैं? क्या आपको इसके लिए कोई पगार मिलती है? नरेन ने आहत होकर कहा कि यह कहना आपका सरासर अन्याय है। आपकी बातों से मुझे अक्सर लगता है कि आप नलिनी को पसंद नहीं करती, लेकिन आप नहीं जानती कि वो आपका कितना सम्मान करती है। यहां आने के बाद से आपने जो जो अच्छे काम किए हैं, सब मुझे नलिनी के मुंह से ही सुनने को मिले हैं। वो बताती थी कि आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जब आप अपनी आलीशान बग्घी में बैठकर कॉलेज आती थी, तो सब लड़कियां आपको देखती रह जाती थी। नलिनी कहती थी कि विजया का रूप जितना सुंदर है, उसका स्वभाव भी उतना ही शालीन है। उस वक्त जान पहचान न होने के बावजूद सब लड़कियां मन ही मन विजया से प्यार करती थी। नलिनी आपकी ऐसी कितनी ही बातें बताती है। विजया ने चुटकी लेते हुए पूछा कि अगर सिर्फ यही बातें होती रहती हैं, तो आप उसे पढ़ाते कब हैं? नरेन ने झल्लाकर कहा कि पढ़ाता कब हूं? क्या मैं उसका कोई मास्टर हूं, या पढ़ाने का ठेका मुझ पर है? आपकी बातें इतनी टेढ़ी और उलझी हुई होती है कि लगता है आपने कभी सीधी बात करना सीखा ही नहीं। विजया ने मुस्कुराते हुए पलटकर जवाब दिया कि सीधी बात सीखती भी कैसे, मुझे सिखाने के लिए कोई मास्टर जो नहीं था। नरेन ने लाचारी से कहा कि फिर वही टेढ़ी बात। विजया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिला पड़ी। फिर उसने कहा कि लेकिन आप जाएंगे कब? चाय भले ही आज न पी पाए, लेकिन अगर आपकी वो ट्यूशन छूट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नरेन ने चिढ़कर अपनी टोपी उठाई और कहा कि फिर वही ताना। मैं चला। नरेन दरवाजे की तरफ कुछ कदम बढ़ा ही था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। उसने झिझकते हुए कहा कि एक बात कहनी थी, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं आप फिर भड़क न जाए। विजया ने कहा कि अगर मैं गुस्सा हो भी गई तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा अपनी उधारी वसूलने के लिए आप पर आंखें तरेरने वाली हूं?
आपको भला किस बात का डर है? नरेन ने कहा कि फिर वही ताने भरी बातें। खैर, सुनिए, यहां आने के बाद से आपने बहुत से भले और नेक काम किए हैं। कितने ही गरीब किसानों का लगान माफ कर दिया, गरीबों में दान बांटा, धर्म मंदिर की स्थापना करवाई। विजय ने बीच में ही टोककर पूछा कि ये सब किस्से आपको किसने सुनाए? नलिनी ने। नरेन ने कहा कि हां, उसी के मुंह से सुना है। जब इतने सारे लाचार और बेबस लोगों को आपकी तरफ से कुछ न कुछ मिला है, तो क्या मुझे कुछ नहीं मिल सकता? आप वो माइक्रोस्कोप आज मुझे तोहफे में दे दीजिए। कल या परसों में उसकी पूरी कीमत आपको भिजवा दूंगा। विजया ने गहरी नजर से नरेन को देखा और पूछा कि कीमत चुकाकर तोहफा लेने की ये अनोखी अक्ल आपको किसने दी? क्या ये तरकीब भी नलिनी ने ही सिखाई है? नरेन ने घबराकर हाथ हिलाया कि नहीं नहीं, उन्होंने नहीं। वे तो बस इतना कह रही थी कि वो चीज आपके किसी काम तो आ नहीं रही है, लेकिन अगर नलिनी को मिल जाए तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकती है और वो सीख आगे चलकर उसके बड़े काम आएगी। विजया का माथा ठनक गया। उसने तीखे ताने के साथ पूछा कि अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह माइक्रोस्कोप अंत में नलिनी के हाथों में ही पहुंचेगा? यानी मैं आपको बेचूं और आप जाकर नलिनी को तोहफे में दे दें? यही आपकी असली योजना है ना? नरेन सकपका गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि वो चीज आपके किसी काम नहीं आ रही, उल्टे सबकी आंखों में खटकती रहती है। इसलिए मैंने सोचा था कि। विजय ने बीच में ही बात काटते हुए कड़े शब्दों में कहा कि आपको कुछ भी सोचने या बोलने की जरूरत नहीं थी। नरेन बाबू, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और बाजार की दुकानों में भी माइक्रोस्कोप खूब बिकते हैं। अगर आपको किसी को तोहफा ही देना है तो बाजार से नया खरीद कर दीजिए। ये पुराना माइक्रोस्कोप मेरी आंखों में खटकता है तो खटकने दीजिए, ये मेरे ही पास रहेगा। नरेन ने हकलाते हुए कहा कि लेकिन। विजया ने रुखाई से कहा कि अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। आप यहां खड़े होकर बिना वजह अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी। मुझे और भी बहुत से जरूरी काम है। नरेन कुछ पलों तक हक्का बक्का होकर विजया का चेहरा देखता रहा। फिर उसने एक गहरी और आहत सांस लेकर कहा कि मैं आपके सामने कभी कोई बात ढंग से और सलीके से कह ही नहीं पाता। कुछ बोलने जाता हूं और आप भड़क उठती हैं। शायद आपको लगता है कि मैं अपनी औकात भूलकर आपकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भगवान जानता है कि यह सच नहीं है। सच तो यह है कि आपके घर आते हुए मुझे खुद कितनी झिझक और शर्म महसूस होती है, यह सिर्फ मैं ही जानता हूं। यहां आकर क्या से क्या बोल जाता हूं, अपनी बात का वजन नहीं संभाल पाता और आप तंग आ जाती है। पर यह सब मेरी भुलक्कड़ और लापरवाह फितरत की वजह से होता है, आपकी शान में गुस्ताखी करने के लिए नहीं। लेकिन अब आपको परेशान करने में कभी नहीं आऊंगा। नमस्कार। इतना कहकर नरेन भारी कदमों से धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। नरेन के जाते ही हड़बड़ाते कदमों से रासबिहारी कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे दयाल बाबू आ रहे थे, जिनके हाथों में चांदी की एक थाली थी। थाली में फूल, चंदन और सोने के 2 मोटे कंगन रखे हुए थे। उनके पीछे 2 नौकर हाथों में फूलों की मालाएं लिए खड़े थे और सबसे पीछे जमींदारी कचहरी के कर्मचारियों की पूरी भीड़ थी। ये सब देखकर विजया कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। रासबिहारी ने बड़े आत्मीय स्वर में पूछा कि बेटी विजया, आज नए साल का पहला दिन है, क्या तुम्हें ये बात याद है? विजया ने सपाट आवाज में कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आप ही बताकर गए थे, वरना मुझे तो याद भी नहीं था। रासबिहारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम भले ही भूल जाओ बेटी, पर मैं कैसे भूल सकता हूं? यही तो मेरा सब कुछ है। आज अगर वनमाली, विजया के स्वर्गीय पिता, जिंदा होते तो याद है ना कि वे इस दिन क्या करते? विजया की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि याद क्यों नहीं होगा? आज के दिन वे खास तौर पर मुझे अपना आशीर्वाद देते थे। रासबिहारी ने छाती पर हाथ रखकर कहा कि वनमाली नहीं रहे तो क्या हुआ, आज मैं तो जिंदा हूं। मैंने सोचा था कि ये शुभ काम सुबह ही निपटा लूंगा और भगवान के चरणों में तुम्हारे सुखी जीवन, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की भीख मांगूंगा।
लेकिन बीच में कई रुकावटें आ गई। पर रुकावटें तो झूठी होती है, मैं उन्हें कैसे मान लेता। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारा मन अशांत है, फिर भी मैंने दयाल से कहा कि भाई, इस पवित्र दिन को मैं खाली नहीं जाने दे सकता। तुम तैयारी करो। तैयारी चाहे कितनी भी मामूली क्यों न हो, पर मेरे दिल का प्यार तो बहुत बड़ा है। दयाल कहने लगे कि अब वक्त कहाँ बचा है, दिन ढलने को है। मैंने जोर देकर कहा कि दिन नहीं ढला है, वक्त अभी बाकी है। आज मैं किसी रुकावट को नहीं मानूंगा। रासबिहारी ने आगे कहा कि दिखावे और तड़क भड़क से तो सिर्फ बाहरी दुनिया को धोखा दिया जाता है, लेकिन ये तो हमारी अपनी विजया है। ये तो समझ ही जाएगी कि ये इसके पिता तुल्य काका के दिल का सच्चा आशीर्वाद है। बस फिर क्या था, लोग मेरे घर की तरफ दौड़े, माली बगीचे में फूल तोड़ने भागा और सारी मांगलिक सामग्री तुरंत जुट गई। मुकुट और सहरा न सही, पर यह काका का सच्चा आशीर्वाद तो है। फिर रासबिहारी ने बिलास का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि लेकिन बिलास क्यों नहीं आया। मुझे तुरंत याद आ गया कि वो भला किस मुंह से आता, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी। मैंने सोचा अच्छा ही हुआ कि वो शर्म के मारे मुंह छिपाए बैठा है। गुनाह की सजा इसी तरह मिलती है। फिर मैंने कचहरी में आवाज देकर सभी कर्मचारियों को साथ ले लिया ताकि आज के दिन सब मिलकर विजया के लिए उम्र भर की खुशियां मांग सके। रासबिहारी ने विजया को पास बुलाते हुए कहा कि आओ बेटी, मेरे करीब आओ। विजया इतने सारे लोगों के सामने स्तब्ध खड़ी थी। उसने भारी मन से अपना सिर झुका लिया। रासबिहारी ने आगे बढ़कर विजया के माथे पर चंदन का टीका लगाया और सिर पर फूल बरसाते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन में हर सुख पाओ, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे, लंबी उम्र हो, दौलत बढ़े और ईश्वर के चरणों में तुम्हारी अटूट भक्ति बनी रहे। आज के इस पावन दिन पर तुम्हारे काका का यही आशीर्वाद है बेटी। विजया ने हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाए और प्रणाम किया। बाकी सभी लोगों ने भी उसके ऊपर फूल बरसा दिए। तभी रासबिहारी ने थाली की ओर इशारा करते हुए कहा कि लाओ बेटी, अपने दोनों हाथ आगे करो। उन्होंने विजया के दोनों हाथों को आगे खींचकर उन पर एक एक करके सोने के वे भारी कंगन पहना दिए। रासबिहारी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए भर भराई आवाज में कहा कि इन कंगनों की कीमत रुपयों में नहीं आकी जा सकती बेटी। ये तुम्हारी, ये मेरे बिलास की स्वर्गीय मां के हाथों के कंगन हैं। जरा देखो तो वक्त के साथ कितने घिस गए हैं। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें कभी खोना मत, ये सिर्फ आज के इस शुभ दिन के लिए है। इतना कहते कहते रासबिहारी का गला पूरी तरह रुंध गया और वे रोने का नाटक करने लगे। दयाल बाबू आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़े। विजया का उतरा हुआ चेहरा देखकर वे घबरा गए और बोले कि बेटी, चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है, कहीं तबीयत फिर तो खराब नहीं हो गई। विजया ने धीरे से सिर हिलाकर कहा कि नहीं। दयाल बाबू ने सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम हमेशा खुश रहो, सौभाग्यवती बनो और लंबी उम्र पाओ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। विजया ने झुककर दयाल बाबू के चरण छू लिए। दयाल बाबू ने उसे उठाते हुए कहा कि जीती रहो बेटी, लेकिन चेहरे से तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। रासबिहारी ने तुरंत बात पकड़ी कि बिल्कुल ठीक कहा दयाल, आराम बहुत जरूरी है। आज मैंने वनमाली का नाम लेकर शायद तुम्हारा दिल दुखा दिया बेटी, लेकिन आज के दिन उन्हें याद करना मेरा फर्ज था। अब हम तुम्हें और नहीं थकाएंगे, तुम जाकर आराम करो। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि आप सभी बुजुर्गों की ये दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। चलिए अब हम सब बाहर चलें ताकि बेटी विजया थोड़ा आराम कर सके। सभी लोग एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही कमरा खाली हुआ, विजया ने एक पल भी गवाए बिना दोनों सोने के कंगन अपनी कलाइयों से उतारकर मेज पर पटक दिए। वह भारी मन से कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर सिर रखकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। कुछ देर बाद बीमारी से ठीक हुआ छोटा लड़का परेश कमरे में आया और चुपचाप विजया को देखने लगा। परेश ने धीमी आवाज में पुकारा कि माँ जी। विजया ने अपना सिर उठाया और पूछा कि क्या है रे परेश। परेश ने मासूमियत से कहा कि आपकी तो शादी होने वाली है ना। विजया ने चौंक कर पूछा कि शादी तुझसे किसने कहा। परेश ने बताया कि सब लोग यही कह रहे हैं।
अभी जो सबने मिलकर आपका आशीर्वाद किया, वो हम सबने अपनी आंखों से देखा है। विजया ने पूछा कि कहां से देखा? परेश ने कहा कि वही दरवाजे की झिरी से। मैं, मेरी मां, सत्तू की बुआ, सब लोग वही खड़े होकर देख रहे थे। फिर परेश मचलते हुए बोला कि मां जी, मुझे 4 पैसे दीजिए ना, पतंग उड़ाने के लिए एक अच्छी सी चरखी खरीदनी है। तभी खिड़की से बाहर देखते ही परेश चिल्ला उठा कि अरे वो देखिए मां जी, डॉक्टर बाबू जा रहे हैं। बड़े तेज तेज कदमों से स्टेशन की तरफ भागे जा रहे हैं। डॉक्टर बाबू जा रहे हैं। सुनते ही विजया बिजली की फुर्ती से उठकर खिड़की के पास पहुंची। उसने बाहर देखा और परेश से बेचैन होकर कहा कि परेश, तू दौड़कर उन्हें वापस पकड़ लाएगा। अगर तू उन्हें रोककर यहां ले आया तो मैं तुझे बहुत बढ़िया चरखी खरीद कर दूंगी। परेश ने खुश होकर पूछा कि सच में दोगी न मां जी? और इतना कहकर वह हवा की तरह बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तभी परेश की मां हौले हौले कदमों से कमरे में आई। उसने देखा कि विजया का चेहरा उतरा हुआ है। उसने प्यार से पूछा कि क्या आज कुछ भी नहीं खाओगी दीदी? सुबह से एक घूंट चाय तक गले से नीचे नहीं उतारी है। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े सोने के कंगनों पर पड़ी। उसने कंगन हाथ में उठाते हुए कहा कि अरे ये क्या अनर्थ है? आज के दिन कोई हाथों से कंगन उतारकर फेंकता है क्या दीदी? तुम्हारा मन तो वैसे ही भुलक्कड़ है। कहीं यही छोड़कर चली गई और किसी की नजर पड़ गई तो क्या कोई वापस लौट आएगा? फिर उसने लाड जताते हुए कहा कि शादी के मौके पर हमारे परेश को सोने की एक अंगूठी बनवा कर देनी पड़ेगी दीदी, उसकी बहुत दिनों से रीझ है। विजया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि और तेरे लिए सोने का एक हार, है ना? परेश की मां हंस पड़ी कि मजाक भले ही कर लो दीदी, पर हम बिना लिए छोड़ने वाले नहीं हैं। विजया ने एक ठंडी सांस ली कि भला छोड़ोगी क्यों? तुम लोगों के ही तो मांगने और पाने के दिन है। परेश की मां ने कहा कि सच ही तो है दीदी, ऐसे शुभ मौकों पर नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? फिर उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक प्याली चाय और कुछ नाश्ता यही ले आऊं, या फिर तुम अपने सोने के कमरे में चलो, मैं वही नाश्ता भिजवा देती हूं। विजया ने कहा कि ठीक है परेश की मां, तुम नाश्ता मेरे सोने वाले कमरे में ही रखवा दो। परेश की मां ये कहकर रसोई की तरफ चली गई कि मैं अभी महाराज से कहकर गर्मा गर्म पूरियां तलवाती हूं। परेश की मां के बाहर निकलते ही परेश हाफते हुए कमरे में दाखिल हुआ और उसके ठीक पीछे नरेन भी अंदर आ गया। विजया ने फौरन अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और परेश को देते हुए कहा कि ये ले परेश, पूरा 1 रुपया। जाकर बहुत बढ़िया चरखी खरीदना, कोई तुझे ठग न ले। परेश 1 रुपया हाथ में आते ही खुशी से उछलता हुआ पलक झपकते गायब हो गया। नरेन ने अपनी सांस ठीक करते हुए खींचकर कहा कि ओ, तो इसलिए वो लड़का इतनी जिद पर अड़ा था, मुझे सांस तक नहीं लेने दे रहा था। यानी चरखी खरीदने के पैसों की रिश्वत देकर मुझे यहां बुलवाया गया है। लेकिन बात क्या है, अचानक फिर से मुझे क्यों बुलवा भेजा? विजया ने कुछ पलों तक नरेन के चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसने देखा कि नरेन का चेहरा सूखा और उतरा हुआ था। विजया ने नर्म आवाज में पूछा कि आपका चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, वहां दयाल बाबू के घर आपने क्या खाया पिया? नरेन ने नजरें चुराते हुए कहा कि कुछ नहीं खाया, दरवाजे की चौखट तक गया था, लेकिन वहीं से वापस लौट आया। अंदर जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई। विजया ने हैरानी से पूछा कि क्यों? नरेन ने भारी मन से कहा कि पता नहीं क्यों, बस दिल में आया कि अब मुझे कहीं भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए, इस तरफ तो कभी आना ही नहीं चाहिए। विजया के दिल को गहरी चोट पहुंची। उसने भीगी पलकों के साथ उल्हाना दिया कि यानी मैं बहुत बुरी इंसान हूं, जो बिना बात के गुस्सा करती हूं, और आप बहुत ही भले और नेक इंसान हैं, यही ना? नरेन ने चौंक कर पूछा कि आपसे किसने कहा कि आप बुरी इंसान हैं? विजया की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने रोते हुए कहा कि आपने कहा है, आप ही ने मेरा अपमान किया और अब मुझे सजा देने के लिए बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट कलकत्ता भागे जा रहे हैं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये कहते कहते विजया फूट फूट कर रोने लगी और अपने आंसू छिपाने के लिए झटके से खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। नरेन हैरान और परेशान हो गया।
वह बेप्सी से बोला कि यह भी बड़ा अचरज है। मैं अपने डेरे पर लौट रहा हूं तो इसमें भी मेरा ही कसूर निकल आया। तभी कालीपद ने कमरे में आकर सिर झुकाया और कहा कि मां, आपके सोने वाले कमरे में नाश्ता और खाना लगा दिया गया है। विजया ने अपने आंसू पोंछे और नरेन की तरफ मुड़कर बेहद अपनेपन और अधिकार से कहा कि चलिए, आपका खाना लग चुका है। यह उपन्यास अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसका अंतिम भाग कल आपके सामने आएगा। आखिरकार विजय, विद्या और नरेन की जिंदगी किस मोड़ पर जाकर ठहरती है, और अब तक जो सवाल आपके मन में है, क्या कल आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे? ये जानने के लिए कल कहानी के अंतिम भाग तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।